गुंजन की छोटी बहन प्रियंका विदा हो चुकी थी। सुबह के 7 बज गए थे। सभी मेहमान सोए थे। पूरा घर अस्त व्यस्त था, लेकिन प्रियंका की बड़ी बहन गुंजन दीदी जागी थी और घर में बिखरे बर्तनों को इकट्ठा करके रसोई में रख रही थी। गुंजन को काम करते देख किरण भी उठने की सोच रही थी। उसने पूछा, गुंजन दीदी, क्या समय हुआ है? 7 बज रहे हैं, आप अभी से उठ गईं? थोड़ी देर और आराम कर लेती। बहन के ब्याह में आप पूरी रात जागी हो। 5 बजे सोए थे हम सब, आप इतनी जल्दी जाग गईं? कम से कम 3 घंटे तो और सो लेती। गुंजन मायूस हंसते हुए बोली, अरे हमारे हिस्से में कहाँ नींद लिखी है। घंटे भर में देखना, एक एक करके सब लोग उठ जाएंगे और उठते ही सबको चाय नाश्ता चाहिए। ये जिम्मेदारी मेरे हिस्से में आती है। चल उठ जा, सालों बाद मिली है, 2-4 दिल की बातें कर लेंगे। बाद में तो सारा दिन व्यस्त रहूंगी। अभी मैं आधा घंटा फ्री हूँ। किरण गुंजन दीदी के कहने पर झट से बिस्तर छोड़कर उठ गई। ये सच था कि दोनों चचेरी बहनें बरसों बाद मिली थीं। पूरे 10 साल बाद गुंजन दीदी को उसने ध्यान से देखा था। इस बीच न जाने उस पर क्या क्या बीती होगी। उसने तो सिर्फ सुना ही था कि दीदी ससुराल छोड़कर मायके रहने आ गई हैं। वैसे तो 1 घंटे के लिए कई बार मिली थी वे, पर किरण से कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं की थी। गर्मी की छुट्टियों में अक्सर गुंजन दीदी लखनऊ आती तो हफ्ता भर रहती। खूब बनती थी दोनों की, पर सब समय की बात थी। किरण फ्रेश होकर आई तो देखा गुंजन दीदी बरामदे में कुर्सी पर अकेली बैठी थी। आजा, यहाँ अकेले में गप्पे मारेंगे, एक बार बचपन की यादें ताजा कर लें, गुंजन दीदी बोली और फिर दोनों चाय की चुस्कियां लेने लगीं। दीदी, आपके साथ ससुराल वालों ने ऐसा क्या किया कि आप उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ आ गईं? किरण, तुझसे क्या छिपाना, तू मेरी बहन भी है और सहेली भी। दरअसल मैं ही अकड़ी हुई थी। पापा की सिर चढ़ी लाडली थी, इसलिए ससुराल वालों को कभी ऐसी बात जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी उसका जवाब दे देती थी। उस पर पापा हमेशा कहते थे कि वो एक कहें तो तू 4 सुनाना। पापा को अपने पैसे का बड़ा घमंड था और मुझे भी था। दीदी ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, गलती तो सबसे होती है, लेकिन मेरी गलती पर कोई मुझे कुछ कहे ये मुझे सहन नहीं था। बस मेरा तेज स्वभाव ही मेरा दुश्मन बन गया। चाय खत्म हो गई थी, लेकिन दीदी के दुखों की कथा अभी बाकी थी। वो आगे बोली, मेरे सास ससुर समझाते कि बेटा, इतनी तुनकबाजी से घर नहीं चलते। मेरे पति संकेत भी मेरे स्वभाव से दुखी थे, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। 1 वर्ष बाद शुभम का जन्म हुआ तो मैंने कहा कि 30 दिन बाद मैं मम्मी पापा के घर जाऊंगी। यहाँ घर ठंडा है, बच्चे को सर्दी लग जाएगी। मैं दीदी का चेहरा देख रही थी। उनके चेहरे पर दुख के संयोग के अलावा कुछ नहीं था। मैं जिद करके मायके आ गई तो फिर नहीं गई। 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, जाने कितने वर्ष बीत गए। मुझे लगा एक ना एक दिन वो जरूर आएंगे मुझे लेने, लेकिन कोई नहीं आया। कुछ वर्ष बाद पता चला कि संकेत ने दूसरी शादी कर ली है और फिर अचानक फफक कर रोने लगी। मैं 25 वर्ष पहले की उन दीदी को याद कर रही थी जिन पर उस समय रूप सौंदर्य की बरसात थी। हर लड़का उनसे दोस्ती करने को लालायित रहता था। लेकिन आज 30 वर्ष की उम्र में 40 की लगती हैं। इस उम्र में चेहरा झुर्रियों से भर गया था। मुझे एकटक उन्हें देखते काफी देर हो गई थी। तो दीदी बोली, मेरे इस बूढ़े शरीर को देख रही हो, लेकिन इस घर में मेरी इज्जत कोई नहीं करता। देखती नहीं हो मेरे भाई और भाभियों को, वो मेरे बेटे शुभम को और मुझे नौकरों से बदतर समझते हैं। पहले सब ठीक था, पापा के जाते ही सब बदल गया। भाभियों की घिसी साड़ियां मेरे हिस्से में आती हैं और भतीजों की पुरानी पैंट कमीज मेरे बेटे को मिलती है। इनके बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं और मेरा बेटा सरकारी स्कूल में। 12 वर्ष का है। शुभम 5वीं में ही बैठा है। 2 बार फेल हो चुका है। अब क्या कहूँ? दीदी ने साड़ी के किनारे से आंसू पोंछते हुए धीरे से आगे कहना शुरू किया।
भाई अपने बेटे के नाम पर जमीन खरीदता जा रहा है, पर मेरे बेटे के लिए कुछ नहीं। घर के सारे लोग गर्मी की छुट्टियों में घूमने जाते हैं और हम यहाँ बीमार माँ की सेवा और घर की रखवाली करते हैं। तू तो अपनी है, तुझसे क्या छिपाऊं। जवान जोड़ों के हाथ में हाथ डालकर घूमते देखती हूँ तो मन ही मन में महसूस करके रह जाती हूँ। मैं दीदी को अवाक देखती रही थी, लेकिन दीदी थकी आवाज में कह रही थी, किरण, आज मैं बंद कमरे का वो पंछी हूँ जिसने अपने पंखों को अपने कमरे की दीवारों से टकरा कर खुद तोड़ा है। आज मैं खाली बर्तन हूँ जिसे जो चाहे पैर से मारकर इधर से उधर घुमा रहा है। आज मैं अकेलेपन का प्राणी बनकर रह गई हूँ। दीदी का रोना देखा नहीं जाता था, लेकिन आज मैं उन्हें रोकना नहीं चाहती थी। उनके मन में जो था वो बाहर आ जाने देना चाहती थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद गुंजन दीदी आगे बोली, सच तो ये है कि मेरी गलती की सजा मेरा बेटा भी भुगत रहा है। मैं उसे भी वो सब नहीं दे पाई जिसका वो हकदार था। ना पिता का प्यार, न सुख सुविधाओं वाला जीवन, कुछ भी तो नहीं मिला। मैंने ये क्या कर डाला, अपने साथ उसे भी बंद गली में ले आई। क्यों मैंने उसकी खुशियों की खिड़कियां बंद कर दी। और फिर दीदी की रुलाई फूट पड़ी। उनका रोना सुनकर 2-3 रिश्तेदार भी आ गए, पर अच्छा हुआ कि तभी बुआ ने किचन से आवाज लगा दी, अरे गुंजन, आज जल्दी आलू उबल गए हैं। दीदी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए उठ खड़ी हुई, फिर बोली, देख, मुझे पता है तू भी अपनी माँ के पास आ गई है, पति को छोड़कर। सुन, इज्जत की जिंदगी जीना है तो अपना घर मत छोड़ना, वरना मेरी तरह पछताएगी। गुंजन दीदी की बात सुनकर किरण किन कर्तव्य विमूढ़ हो गई। वो एक भयानक सच था। उसे लगा था कि मनोज और उसके बीच जरा सी तकरार हो गई है। मनोज ने किसी छोटी सी गलती पर उसे चांटा मार दिया था, पर बाद में माफी भी मांग ली थी। फिर किरण की माँ ने उसे भी समझाया था कि ऐसे घर नहीं छोड़ते, उसने तुमसे माफी भी तो मांग ली है, वापस चली जा। किरण सोच रही थी, अगर कल को उसके भैया भाभी शुभम की तरह उसके बेटे के साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो क्या पता मेरे साथ भी दीदी जैसा ही कुछ होगा। फिर नहीं, कहकर किरण ने घबराकर आंखें बंद कर लीं और थोड़ी देर बाद ही पैकिंग करने लगी अपने घर यानी ससुराल जाने के लिए। उसे बंद खिड़की को खोलना था जिसे उसने दंभवश बंद कर दिया था। बार बार उसके कानों में गुंजन दीदी की ये बात गूंज रही थी कि किरण, इज्जत से रहना चाहती हो तो अपना घर कभी ना छोड़ना।